हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका अपने चैनल राज एकेडमी। मैं हूँ मीनाक्षी पटवार और आपकी अपनी अगली सीरीज को हम डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। मैं आपके सामने डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव लेके आई हूँ। जैसे कि पहले आपकी क्लास हो चुकी है करिकुलम की, अभी हमारे दूसरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जिसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रवण बाधित बौद्धिक दिव्यांगता, अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म में अधिगम विशेषताएं केवल शारीरिक कमी का परिणाम न होकर भाषा, संज्ञान तथा सामाजिक भावनात्मक कारकों के अंतर संबंध का परिणाम होती है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न दिव्यांगताओं में अधिगम प्रक्रिया बहुआयामी होती है। श्रवण बाधिता में श्रवण इनपुट की कमी के कारण भाषा विकास प्रभावित होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा श्रवण बाधित और ये सब चीजों के बारे में केवल शारीरिक कमी का परिणाम ना होकर भाषा और संज्ञान, ये सब चीजों का अंतर संबंध का परिणाम होती है। इसका आंसर देना है हमको। ठीक है, जिससे सोचने समझने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटरी जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो सुन नहीं पाते, तो सारी चीजें ही इफेक्ट करती है उसकी। बौद्धिक दिव्यांगता में संज्ञानात्मक क्षमता सीमित होने के कारण अवधारणा निर्माण धीमा हो जाता है। अधिगम क्षमता में मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण में विशिष्ट कठिनाई होती है। ठीक है, जिससे पढ़ना लिखना और गणना प्रभावित होती है। ठीक है, वहीं ऑटिज्म में सामाजिक संप्रेषण तथा व्यवहार में कमी के कारण अधिगम में बाधा होती है। तो मेरी सभी जो डिसेबिलिटी के बच्चे उनकी क्या क्या बाधाएं हैं वो बता दी है। अतः स्पष्ट है कि अधिगम केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि भाषा, संज्ञान और सामाजिक भावनात्मक पहलू संयुक्त प्रभाव से प्रभावित होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं अब हमसे, ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। श्रवण बाधिता में भाषा विकास बाधित होने का मूल कारण क्या है। ठीक है, क्या है मूल कारण। जब श्रवण बाधित बच्चा है कि उसको क्यों भाषा विकास में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो लोग श्रवण अनुभव का अभाव होता है, उनको वो सुन नहीं पाते, इसलिए ये चीज होती है। बौद्धिक दिव्यांगता में प्रमुख कठिनाई किस क्षेत्र में होती है। प्रमुख कठिनाई शारीरिक में होती है, नहीं, दृष्टि में होती है, श्रवण में होती है, संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव। आगे देखते हैं, अधिगम अक्षमता का संबंध किससे अधिक है, किससे अधिक है। आलस्य में ऐसा नहीं है, इसमें सूचना प्रसंस्करण की समस्या होती है, क्योंकि ये सूचना को प्रसंस्करण मतलब उनको सब चीजें ठीक होती है, शारीरिक मानसिक आईडी का भी कुछ नहीं, श्रवण भी ठीक है, उनको चीजों को ग्रहण करने में थोड़ी समस्या आती है। मस्तिष्क सूचना को सही से संसाधित नहीं कर पाता, ठीक से टैकल नहीं कर पाता। ऑटिज्म में मुख्य कमी किस में देखी जाती है। ऑटिज्म में, ठीक है, किसमें है, इसमें ऊंचाई का कुछ नहीं, शारीरिक नहीं, ऑटिज्म के बच्चे ठीक होते हैं, सामाजिक रूप से उनमें संप्रेषण की कमी होती है। श्रवण बाधित बालक अधिक किस माध्यम से सीखता है। श्रवण बाधित किससे सीखेगा, श्रवण से तो सीखेगा नहीं, तो किससे सीखेगा, दृश्य से सीखेगा। बौद्धिक दिव्यांगता में अवधारणा निर्माण क्यों धीमा होता है। अधिक अभ्यास से, कम ध्यान से, संज्ञानात्मक से, शिक्षक की कमी से। किससे है भाई, संज्ञानात्मक सीमा जो है सीमित हो जाती है।
एसएलडी मतलब कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, रीडिंग समस्या को क्या कहा जाता है? रीडिंग समस्या को, रीडिंग मतलब पठन को, तो डिस्ग्राफिया नाम की चीज नहीं है, डिस्कैल्कुलिया नहीं है, ये डिस्लेक्सिया होगी। ऑटिज्म में बच्चा प्राय किस प्रकार का व्यवहार दिखाता है? अत्यधिक सामाजिक, ऑटिज्म का बच्चा अत्यधिक सामाजिक नहीं होता है, ठीक है, अलग थलग रहता है, सही है। अत्यधिक सक्रिय नहीं, ये सक्रिय तो रहता ही नहीं, हर अपने स्वलीन ही होता है, खुद में होता है। पूर्णतः सामान्य नहीं होता, ये है अलग थलग रहता है, अपने आप को डिफरेंट करता है। श्रवण बाधित का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? भाषा पर, शरीर पर, रंग पर, ऊंचाई पर, ये भाषा पर पड़ेगा। एसएलडी में कठिनाई मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? सामान्य ज्ञान में, खेल में, व्यवहार में, इसमें होती है। एसएलडी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ने से संबंधित है, विशेष शैक्षणिक। ऑटिज्म में संप्रेषण की समस्या मुख्य कारण क्या है? ऑटिज्म के संप्रेषण का, कम्युनिकेशन ना कर पाने का कारण क्या है? कौन सा कारण है? श्रवण दोष नहीं, उनका कान ठीक होते हैं, बहरे नहीं, मतलब उनको सुनाई सही से दिखता है, श्रवण बाधित नहीं होते हैं वो, कान में कोई समस्या नहीं। सामाजिक समझ की कमी, दृष्टि, या फिर ये सामाजिक की कमी होती। श्रवण बाधित बच्चे में ध्यान कब भंग होता है? जब चेहरा स्पष्ट ना दिखाई दे, जब शिक्षक सामने ना हो, जब चित्र हो या अभ्यास ना हो। जब चेहरा स्पष्ट ना दिखाई दे, क्यों? क्योंकि लिप रीडिंग के माध्यम से बच्चा क्या करता है, चीजों को समझ पाता है, भाषा को। बौद्धिक दिव्यांगता में आईक्यू कैसा होता है? बौद्धिक दिव्यांगता में आईक्यू कैसा होता है? उच्च होता है, सामान्य होता है, बहुत उच्च, ये कम होता है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? हेलो। एसएलडी में राइटिंग समस्या को क्या कहते हैं? राइटिंग समस्या को, राइटिंग डिसलेक्सिया तो नहीं है क्योंकि पठन से है। कैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब गणना में है, ऑटिज्म का कुछ है नहीं, तो ग्राफ से समझ, राइटिंग ग्राफ ये होता है, तो ये राइटिंग। ऑटिज्म में रूटीन का क्या महत्व है? ऑटिज्म में रूटीन का क्या, अरे ये मत सोच लेना कि ये ग्राफ चीज है, मैं मतलब ये लिख रहे हैं ना, तो ये ग्राफ ही तो हो गया, इसलिए लिखने से संबंधित है। ऑटिज्म में रूटीन का क्या अर्थ है, मतलब क्या महत्व है? कोई नहीं, भ्रम बढ़ाता है, स्थिरता रहती है, या समय नष्ट होता है। रूटीन का क्या महत्व है? भ्रम नहीं बढ़ाता है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। रूटीन क्यों जरूरी है? वो कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, समय नष्ट नहीं करता, स्थिरता देता है। बच्चे चेंजेस को नहीं अपनाते हैं, स्थिर रहते हैं, चीजें उनको ज्यादा परिवर्तित चीजें पसंद नहीं है। आगे डिस्क्रिप्टिव है, विभिन्न दिव्यांगताओं में अधिगम की प्रकृति केवल जैविक कमी तक सीमित नहीं होती है, बल्कि भाषा, संज्ञान एवं सामाजिक भावनात्मक घटकों के पारस्परिक प्रभाव से निर्मित होती है। उत्तर मतलब कि विभिन्न दिव्यांगताओं में, मतलब डिफरेंट जो दिव्यांगताएं हैं उनके अधिगम की प्रकृति, लर्निंग की जो प्रकृति है, केवल जैविक कमी नहीं होती, सीमित नहीं होती, बल्कि भाषा, संज्ञान, सामाजिक भावनात्मक घटकों के पारस्परिक प्रभाव से निर्मित है। अब इसको क्या करना है, विश्लेषण करना है कि सिर्फ इनका जैविक कमी नहीं, इन चीजों में भी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में बताओ। विभिन्न दिव्यांग बच्चों में सीखने का तरीका अलग अलग होता है, सही है, और यह केवल उनकी शारीरिक कमी पर निर्भर नहीं है। बोला है ना जैविक, जैविक क्या होता है, शारीरिक। श्रवण बाधित में एचआई बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता, इसलिए उसकी भाषा का विकास धीमा हो जाता है। करेक्ट, मैं यही पूछा है ना कि भाषा डिले होगी, सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं है, इन ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। क्यों? का विश्लेषण हो रहा है यहाँ, और वह चीजों को समझने में समय लेता है, सही है। बौद्धिक दिव्यांगता में बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कम होती है, सही है, ठीक है। ये आपका वहां तक डिस्क्रिप्टिव हो गया। यदि अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यू, यदि किसी बालक में भाषिक अभिव्यक्ति, लैंग्वेज एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस यानी कि बोलना और लिखना, है ना, भाषिक अभिव्यक्ति सीमित होने के कारण अवधारणात्मक समझ भी प्रभावित हो रही है, तो यह स्थिति किससे अधिक संबंध मानी जाएगी? ठीक है भाई, वो सुन नहीं पा रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सुनेगा ही नहीं, या फिर वो पढ़ने में होगा,
है ना। तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी अभिव्यक्त का है ना, तो बोलने में और लिखने में है ना, एक्सप्रेस का बोल रहा है। तो संबंध मानी जाएगी किससे, श्रवण इनपुट की न्यूनता से उत्पन्न प्रभाव होगा, या केवल व्यवहारिक विचलन होगा, या सामान्य बौद्धिक कम होगा, या फिर प्रेरणा का अभाव होगा। इनसे तो कोई मतलब नहीं बनता है, केवल का कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। श्रवण इनपुट की न्यूनता से उत्पन्न, किस परिस्थिति में यह निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा कि बालक की कठिनाई सामाजिक संकेतों के अर्थ ग्रहण से संबंधित है ना, अर्थ ग्रहण करने में से संबंधित है। तो क्या होगा इसमें, बार बार गणित त्रुटि, ऐसा कुछ नहीं है, शब्दों का गलत उच्चारण नहीं है, लेखन गति गलत है, नेत्र संपर्क से बचना, अकेला रहना, ठीक है। यह किससे संबंधित है, जो बार बार खुद से में ही रहता है या फिर चोरी करता है, मतलब नेत्र, मतलब वो अपने किसी से बात, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, तो क्या होगा, शब्दों का गलत उच्चारण करना, और ये सब किस में आएगी, ऑटिज्म। जब बालक की शैक्षणिक उपलब्धि इसकी सामान्य बौद्धिक क्षमता के अनुरूप ना हो, ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि उसकी आईक्यू लेवल से अनुरूप ना हो, तो यह किस प्रकार की समस्या की ओर संकेत करता है, बौद्धिक क्षमता, श्रवण या विशिष्ट, है ना। आईक्यू लेवल तो ठीक है, लेकिन शैक्षणिक नहीं है, क्या होगा, अधिगम का। अमूर्त अवधारणाओं के प्रति स्थायी अस्पष्टता किस श्रेणी के शिक्षार्थियों में अधिक देखी जाती है, अमूर्त, ठीक है, तो श्रवण बाधित में देखी जाती है, या फिर ऑटिज्म में देखी जाती है, एसएलडी में, या बौद्धिक विज्ञानता में। अमूर्त क्या होगी, जो बच्चे कल्पनाएं, संकल्पनाएं नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो कौन होंगे, जिसपे कल्पनाएं नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन होगा, बुद्धि से रिलेटेड होगा, तो आपका बौद्धिक दिव्यांग बालक है। यदि बालक मौखिक निर्देशों की अपेक्षा दृश्य संकेतों पर अधिक निर्भरता प्रदर्शित करे, तो यह किस अधिगम प्रवृत्ति को सूचित करता है, ठीक है। यदि बालक मौखिक की बजाय किस पे कर रहा है, दृश्य पे कर रहा है, मौखिक की बजाय दृश्य, मौखिक की बजाय दृश्य पे कर रहा है, तो श्रवण प्रधान है, सुनने नहीं, क्रियात्मक है या मिश्रित है, ऐसा नहीं है, वो दृश्य संकेतों पर अधिक निर्भर, दृश्य प्रधान है, हाँ ठीक है, क्योंकि दृश्य पर देख रहा है ना, ज्यादा दृश्य प्रधान है, यानी कि वो एचआई का बच्चा है, ठीक है, क्योंकि वो मौखिक पे नहीं कर रहा, तो एचआई का बच्चा मौखिक पे नहीं करता, वो दृश्य से करता है, सुनता नहीं है वो, तो हाँ एचआई का है। क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि आपको भी सोचना पड़ जाएगा, किस स्थिति में दोहराव युक्त व्यवहार को मुख्य लक्षण माना जाएगा, दोहराव, रिपीटेशन किसमें होता है, किसमें होता है दोहराव, एसएलडी में नहीं होता, एचआई में नहीं होता, ऑटिज्म में होता है। सूचना के विश्लेषण प्रसंस्करण में विशिष्ट बाधा का संबंध किससे है, सूचना नहीं संप्रेषित कर पा रहा, ठीक तो है, तो सूचना नहीं कर पा रहा है, तो एसएलडी का नहीं होगा, अभी पीछे देखा था आपने। यदि बालक भाषा सीमित होने के कारण विषय वस्तु को समझने में पीछे रह जाता है, भाषा सीमित होने के कारण कंटेंट को समझने में पीछे रह जाता है, तो यह किस स्थिति को अधिक, मतलब स्थिति में अधिक संभावित होता है, ठीक है, कौन सा है, अगर वो बच्चा लैंग्वेज में हो रहा है प्रॉब्लम और कंटेंट नहीं समझ पा रहा है, तो एचआई का होगा, भाषा से है। जब बालक निर्देशों को समझ लेने के पश्चात भी, निर्देश समझ लिया उसके बाद भी उपयुक्त अनुप्रयोग एप्लीकेशन नहीं कर पाता है, तो यह किस ओर संकेत करता है, प्रेरणा की कमी, श्रवण दोष, सामाजिक समस्या, प्रसंस्करण कठिन, ठीक है, ऑटिज्म का बच्चा, सॉरी एलडी का बच्चा, प्रसंस्करण में कठिनाई है उसको। किस स्थिति में बालक सामाजिक दूरी बनाए रखने की प्रकृति अधिक प्रदर्शित करता है,
ठीक है। किस स्थिति में बालक सामाजिक दूरी बनाए रखने में की प्रकृति अधिक प्रदर्शित करता है? HI, SLD, ID, ऑटिज्म। ठीक है, सामाजिक दूरी कौन बनाता है? कौन नहीं घुल मिल पाता? ऑटिज्म का बच्चा नहीं घुल मिल पाता। एक शिक्षक पाता है कि बालक बार बार दोहराने के बाद ही निर्देश समझ पाता है, बार बार निर्देश देने पड़ रहे हो, या तो उसको सुनने में होगा समस्या। देखते हैं आगे क्या बोलता है। विशेषकर जब निर्देश मौखिक हो, उपयुक्त रणनीति क्या होगी? हाँ भाई देखो, जब मौखिक है तो HI का बालक हो गया, तो बार बार दोहराने के बाद भी निर्देश नहीं समझ पा रहा तो HI का बच्चा है। केवल मौखिक अभ्यास बढ़ाएगा? नहीं, मौखिक में ही समस्या है। दृश्य सहायक सामग्री जोड़ेगा? हाँ शायद, क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम है। मौखिक HI का हो गया। दंड नहीं, निर्देश नहीं, तो क्या होगा? दृश्य से। यदि बालक समूह गतिविधियों से बचता है और स्वयं में सीमित रहता है, समूह में नहीं जाता है ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और स्वयं में सीमित रहता है, तो कौन रहता है? ज्यादातर तो ऑटिज्म के रहते हैं। तो शिक्षक का प्रथम कदम क्या होना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, धीरे धीरे समूह में सम्मिलित कराना चाहिए, दंड या अलग? ऐसा तो नहीं है। ऑटिज्म का बच्चा है, उसको इंक्लूड करेंगे समाज में। एक बालक बार बार स्पेलिंग में त्रुटियां करता है जबकि समझ सामान्य है। ठीक है, सामान्य समझ है की, ठीक है, उसका IDD नहीं है बच्चा, क्या हो गया? यह किस प्रकार की कठिनाई को इंगित करता है? ठीक है, वो सही है उसका IQ लेवल, तो अधिगम होगा कि वो से समझ नहीं पा रहा, शैक्षिक में कुछ समस्या। यदि बालक केवल ठोस उदाहरणों के माध्यम से सीखने में सक्षम हो तो यह किस प्रकार के अधिगम स्तर को दर्शाता है? किसमें? ठोस। तो ठोस अमूर्त वाला नहीं होता है। अमूर्त किसमें नहीं है? अमूर्त किसमें नहीं होता? ID के बच्चे में होता, तो उसको ठोस से ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो ID का बच्चा होगा ये। IDD को एक बालक दिनचर्या में, ये क्या है आप ध्यान देखिएगा, विशेषताएं बच्चों की आ रही हैं, तो आप भी ऐसे अगर सिम्टम्स बच्चे के दिखते हैं तो आप भी आइडेंटिफाई करो कि बच्चा किस चीज का है ना, ये हेल्पफुल रहेगी ये चीज। एक बालक दिनचर्या में परिवर्तन होने के पर तीव्र असहजता, और परिवर्तन कौन नहीं एक्सेप्ट करता? कौन नहीं करता? बार बार बदलाव करना, संरचित दिनचर्या बनाए रखना, दंड देना या अनदेखा करना। संरचित किसकी रहेगी? कौन बार बार परिवर्तित नहीं करता किसी चीज में? इसके लिए ऑटिज्म के लिए 3 में रहते हैं ये बच्चे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया है। सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्पना UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, पारंपरिक शिक्षण प्रतिमानों को चुनौती देते हुए अधिगम की बाधाओं को पूर्व नियोजित रूप से न्यूनतम करने का एक समावेशी ढांचा प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है? डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। UDL का मतलब, सबसे पहले UDL के बारे में बताएंगे कि UDL है क्या। ठीक है, ऐसा पढ़ाने का तरीका है जिसमें सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पहले से योजना बनाई जाती है। इसमें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे चित्र, वीडियो, गतिविधि आदि आदि। इससे हर बच्चा अपनी सुविधा से सीख सकता है। ठीक है, UDL क्या है? सभी बच्चों के लिए सीखने का, चीजों को चेंज करना, मॉडिफाई करना आवश्यकता के अनुसार, ताकि शिक्षा को मिल सके। ठीक है, ऐसी योजनाएं तैयार करना सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए। HI बच्चों के लिए क्या करेंगे? विजुअल करेंगे। ID बच्चों के लिए आसान उदाहरण देंगे। SLD के लिए प्रैक्टिस, और ऑटिज्म के लिए स्ट्रक्चर्ड, संरचित होनी चाहिए। UDL का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सीखने में आने वाली समस्याओं को पहले ही कम किया जाए ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सके। ठीक है, क्या है UDL का मुख्य उद्देश्य? सीखने में आने वाली समस्याओं को पहले ही कम किया जाए जिससे कि सभी बच्चे आसानी से सीख सके।
यदि, अब एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, यदि पाठ्य वस्तु को इस प्रकार रूपांतरित किया जाए कि विभिन्न क्षमताओं वाले शिक्षार्थी बिना अतिरिक्त अनुकूलन के उसे ग्रहण कर सके, इस तरीके से करिकुलम को अडेप्ट किया जाए या रूपांतरित किया जाए, चेंज किया जाए कि विभिन्न अक्षमताओं वाले बालक, जो अलग अलग बच्चे हैं, वो आसानी से ग्रहण कर सके बिना किसी अतिरिक्त अनुकूलन के। तो क्या होगा सिद्धांत? यूडीएल का लचीलापन, ठीक है, पारंपरिक नहीं, केवल नहीं, व्यवहार संशोधन ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम बाधाओं की पूर्व पहचान किस अवधारणा का प्रमुख तत्व है? अधिगम बाधाओं की पूर्व पहचान, एंटिसिपेशन ऑफ बैरियर्स, किसकी है? डीआई की, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है इसका मतलब। यूडीएल आपको बता ही रखा है, क्लासरूम कंट्रोल या इवोल्यूशन। अधिगम बाधाओं की पूर्व पहचान किस अवधारणा पर? ये पहचान से पहले यूडीएल बना देना, ठीक है, तो ये होगा इस। यदि शिक्षक एक ही विषय को चित्र, वीडियो और गतिविधि के माध्यम से प्रस्तुत करता है, एक ही विषय को, एक ही कंटेंट को अलग अलग डिफरेंट चीजों से पढ़ा रहा है, तो कौन सा सिद्धांत है? रेनफोर्समेंट, बिहेवियर या यूडीएल या ड्रिल? ये है यूडीएल, अलग अलग तरीकों से पढ़ा है। यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तेज छात्रों को बढ़ाना, परीक्षा लेना, सीखने की बाधाओं को कम करना। ठीक है, ये सीखने की बाधाओं को कम कर रहा है। किसी स्थिति में यूडीएल का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा? किस स्थिति में? एक रूप कक्षा में, केवल विविधता में, या विविध क्षमता वाली कक्षा में, क्योंकि डिफरेंट बच्चे बैठे हैं तो यूडीएल यूज किया जाएगा ताकि आसानी से सीख सके सभी बच्चे। विभेदित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि डीआई। अधिगम की एक रूपता को अस्वीकार करते हुए शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण को पुनर्संचित करता है। ठीक है, कौन कर रहा है? डीआई। अधिगम की एक रूपता को, मतलब किसकी? अधिगम की, मतलब एक जैसा नहीं होगा, एक रूप नहीं, सबके लिए अलग अलग ही होगा ना। एक एचआई का बच्चा है, उसको वीआई से नहीं पढ़ा सकते, वीआई के बच्चे को एचआई के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसको अस्वीकार कर रहा है। कौन कर रहा है? डीआई जो आपका है वो विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण को पुनर्संचित करता है। तो इसके बारे में आंसर करना कि डीआई है क्या। पहले तो डीआई का मतलब है हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना, ठीक है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाना। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे, कोई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, इसलिए सबको एक जैसा पढ़ाना सही नहीं होता। एचआई बच्चों के लिए विजुअल तरीका, आईडी के लिए आसान भाषा, और इन सब के लिए अपनी अपनी, एसएलडी के लिए प्रैक्टिस और ऑटिज्म के लिए रूटीन होती है। इससे हर बच्चा अपने स्तर पर सीख पाता है और उसकी पढ़ाई बेहतर होती है। अब हम इसके एमसीक्यू पूछेंगे। यदि शिक्षक एक ही विषय को अलग अलग स्तर के अनुसार विभिन्न समूहों में पढ़ाता है तो यह किसका उदाहरण है? ठीक है, किसका उदाहरण होगा? यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, लेक्चर मेथड नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका डीआई होगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से ये पढ़ा रहा है। सीखने की गति के अनुसार शिक्षण किस सिद्धांत का आधार है? ठीक है, सीखने की गति के अनुसार शिक्षण, बिहेवियरिज्म, यूडीएल, रेनफोर्समेंट है डीआई। सीखने की गति के अनुसार देख, ठीक है ना, सब बच्चों की अलग अलग गति होती है सीखने की, तो उसी ही हिसाब से बच्चों की स्पीड देखते हुए, जैसे कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई नहीं सीख पाता, कोई धीमा है, तो ये चीज़ें क्या है उस हिसाब से चल रही है। तो शिक्षण किस सिद्धांत का है? डीआई का है, कि सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती। यदि शिक्षक कमजोर छात्रों को अतिरिक्त अभ्यास देता है, ठीक है,
और तेज छात्रों को उच्च स्तर के प्रश्न देता है, तो यह क्या होगा, क्या होगा, सबके अलग अलग स्तर के हिसाब से दे रहा है ना, सेग्रीगेशन थोड़ी ना करेगा, कोई सेग्रीगेशन का काम नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं दे रहा, इग्नोर भी नहीं कर रहा है, वो क्या है, टीआई है वो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन केवल अनुशासन तक सीमित न होकर एक संरचित अधिगम वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया है, जो विविध शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है। व्याख्या कीजिए, ठीक है। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या क्वेश्चन आ गया आपका, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आया है कि इसके बारे में पहले बताओ कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं और क्लासरूम का मैनेज करना जरूरी है, ठीक है, समावेशी शिक्षा के तहत। कक्षा प्रबंधन का मतलब केवल शांति बनाए रखना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना जिसमें बच्चे अच्छे से सीख सके। जब कक्षा व्यवस्थित होती है, मैनेज्ड होती है, तो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। एचआई बच्चे के लिए सामने बैठाना, ऑटिज्म के लिए रूटीन तरीके से पढ़ाना, आईडी के लिए सरल तरीके और एसएलडी के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका उपयोगी होता है। ये जो स्टेप हैं इनको ध्यान रखना कि एचआई के लिए क्या है, तो आपको क्या है, जल्दी से चीजें याद हो जाएंगी आसानी से। अच्छा कक्षा प्रबंधन सीखने को आसान बनाता है। जो गुड क्लासरूम मैनेजमेंट है वो क्या करता है, शिक्षण को आसान बनाता है, लर्निंग को सीखने। यदि कक्षा में, एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं इसके, यदि कक्षा में शिक्षक सभी पर ध्यान बनाए रखता है तो यह किससे संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, सब पे ध्यान दे रहा है, तो का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन शायद होगा, का क्वेश्चन देख के बताना मेरे को भी क्या होगा, ठीक है। सकारात्मक कक्षा वातावरण का प्रमुख परिणाम क्या है, कमेंट बॉक्स में डालना उसका आंसर। सकारात्मक कक्षा वातावरण का प्रमुख परिणाम क्या है, अनुशासनहीनता, ध्यान भंग, बेहतर अधिगम, समय की हानि, ठीक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कक्षा का वातावरण, प्रमुख परिणाम क्या होगा, अनुशासनहीनता तो नहीं होगा, ध्यान भंग नहीं होगा, समय की हानि नहीं होगी, बेहतर अच्छा अधिगम बनेगा। क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, गृह आधारित प्रशिक्षण तथा सहायक प्रौद्योगिकी विद्यालय से वंचित अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम एवं पुनर्वास का प्रभावी माध्यम सिद्ध होते हैं। क्या, गृह आधारित, होम बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है, होम बेस्ड ट्रेनिंग कौन दे रहा है, पेरेंट्स को दे रहा है, और क्यों दे रहा है, ताकि बच्चे को प्रशिक्षित, टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों, ताकि वो बच्चों के साथ पढ़ाई में और उनके एडीएल में सहयोग कर सके, ठीक है। ये कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए उन्हें घर पर ही सिखाया जाता है, इसे होम बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें परिवार भी बच्चे की मदद करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे हेयरिंग एड, स्क्रीन रीडर आदि बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी होम बेस्ड, यदि किसी बच्चे को बोलने और सुनने की क्षमता सुधारने के लिए थेरेपी दी जाए तो यह क्या होती है, सोशल एजुकेशन, थेरेपी दे रहा है ना, मेडिकल तो थेरेप्यूटिक कहलाएगा। यदि किसी बालक को घर पर ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह किसका उदाहरण होगा, यदि किसी बालक को घर पर ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाता है किसका उदाहरण होगा, ये
होम बेस्ड, क्योंकि घर पर दे रहे हैं। स्क्रीन रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि देख नहीं पा रहा है तो रीड कर रहा है उसको, तो दृष्टिबाधित। कॉक्लियर इम्प्लांट मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? एचआई के लिए है, क्योंकि ये श्रवण संबंधित होता है। दिव्यांगता विशिष्ट हस्तक्षेप, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की, अगला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया है ये, अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं, उनको स्पेसिफिक इंटरवेंशन अलग अलग ही दिया जाएगा डिसेबिलिटी के हिसाब से। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके प्रमुख घटकों जैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजी, चिकित्सकीय प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को बताएं। हर दिव्यांग बच्चे की समस्या और जरूरत क्या होती है? अलग होती, इसलिए अनेक उनके लिए अलग अलग तरीके की सहायता दी जाती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप में बच्चे की समस्या को जल्दी पहचान कर तुरंत मदद की जाती है, जिससे उसका विकास बेहतर हो सके। प्रारंभिक पहचान से उसका इंटरवेंशन भी अच्छा होता है, सही पहचान सही इंटरवेंशन दिया जाता है। ठीक है, और अगर अलग अलग बच्चे हैं, स्पेसिफिक बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग इंटरवेंशन ही दिया जाएगा सही तरीके से, बशर्ते की पहचान हो। सहायता तकनीक जैसे हियरिंग एड, ब्रेल और सब चीजें बच्चे को दी जाती है ताकि उनको ठीक से चीजें मिल सके। चिकित्सकीय प्रशिक्षण जैसे स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी बच्चों की क्षमता को सुधारते हैं। सामुदायिक भागीदारी यानी कि सीबीआर में परिवार और समाज मिलकर बच्चे क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस तरह ये सभी तरीके मिलकर बच्चे को आत्मनिर्भर और समाज में शामिल होने में मदद करते हैं। यदि किसी बच्चे की, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, यदि किसी बच्चे की दिव्यांगता की पहचान कम उम्र में करके तुरंत प्रशिक्षण शुरू किया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया क्रिटिकल एज में, तो क्या दिया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इंटरवेंशन शुरू कर दिया गया है। तो यह किससे संबंधित होगा? विलंबित नहीं, लेट नहीं होगा, सामान्य व्यवहार कुछ नहीं, प्रारंभिक, जल्दी पहचान और मदद, अर्ली। ऐसे उपकरण जो दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ने लिखने या संचार में सहायता दे, किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, किस श्रेणी में आते हैं? जो पढ़ने लिखने और संचार में समस्या है जिसको। चिकित्सकीय कार्यक्रम, मूल्यांकन कक्षा, सहायक तकनीक आती है कि उनको अलग अलग सहायक तकनीक से पढ़ाया जाएगा। क्यों? पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको पढ़ाया जाएगा। यदि किसी श्रवण बाधित बच्चे को स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यह किसका उदाहरण है? शैक्षिक समर्थन का, परिवार का, सामान्य का, या फिर थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग का? ये प्रशिक्षण का है, शैक्षिक नहीं होगा और ये सब नहीं दी जा रही है क्योंकि थेरेपी दी जा रही है। परिवार और समुदाय के सहयोग से दिव्यांग व्यक्ति का विकास किससे संबंधित है? व्यक्तिगत शिक्षण से, विशेष विद्यालय से, पुनर्बलन से, या सामुदायिक आधारित पुनर्वास सीबीआर से? किससे संबंधित है? व्यक्तिगत शिक्षण से, विशेष से, या पुनर्बलन से? सामुदायिक अधिकार, परिवार और समुदाय इसमें भाग दे रहा है, तो समुदाय और परिवार किस में आता है? सीबीआर में आता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है, किसके लिए? दिव्यांगता के लिए। ठीक है, यदि शिक्षक अलग अलग दिव्यांग बच्चों के अलग अलग रणनीतियां अपनाता है, तो यह क्या दर्शाता है? अलग अलग दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग रणनीति, सबके लिए अलग अलग ही होगी, सामान्य तो सबके लिए होगा नहीं ना।
तो एक रूप नहीं, अनुशासन नहीं, बर्बादी नहीं, दिव्यांगता, विशेष हस्तक्षेपण, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन। अगला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोण अप्रोचेस जैसे बाल केंद्रित, अप्रोचेस कौन कौन से हैं? बाल केंद्रित, बहुइंद्रिय, समावेशी, अनुभवात्मक दृष्टिकोण की भूमिका स्पष्ट। बाल केंद्रित क्या होता है? बालक को ही केंद्र मानकर हमें पूरी शिक्षण प्रक्रिया को करना होता है। तथा बताइए कि ये दिव्यांग बच्चों के सीखने को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, किस प्रकार करता है? ये अच्छा करता है कि बुरा करता है? ये सारे उपागम अगर करेंगे तो शिक्षण में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करने से सीखना अधिगम अधिक प्रभावी बनता है। सीखना क्या बनता है? अच्छा बनता है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण में बच्चे की रुचि आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाता है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण की बच्चे को सेंटर में रखता है, जिससे वह अपनी गति से सीखता है। बहु इंद्रिय दृष्टिकोण में क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से देखने, सुनने, करने के माध्यम से का अवसर मिलता है, जो विशेष रूप से एसएलडी के लिए, एचआई बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि देखने सुनने सबको कर रहे हैं तो एचआई मल्टी हो जाएगा। समावेशी दृष्टिकोण में सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे सामाजिक विकास होता है। गुड अनुभवात्मक दृष्टिकोण में वास्तविक अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। ठीक, जिससे समझ मजबूत होती है। इन सभी दृष्टिकोणों से दिव्यांग बच्चों को सीखना आसान और प्रभावी बनता है। क्वेश्चन एमसीक्यू लेते हैं इसका। यदि शिक्षक किसी विषय को बच्चे की रुचि के अनुसार प्रस्तुत करता है तो यह किस दृष्टिकोण का संकेत है? किसका है? शिक्षक किसी विषय को बच्चे की रुचि के अनुसार बनाता है तो क्या होगा? शिक्षक नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, बाल केंद्रित अपना रहा है, क्योंकि बालक के अनुसार ही वो बच्चे की रुचि देखते हुए दृष्टिकोण अपना रहा है। किस स्थिति में बहुइंद्रिय दृष्टिकोण का उपयोग अधिक उपयुक्त माना जाएगा? केवल व्याख्यान में, केवल लिखित में, एक ही विधि से? ऐसे जो क्वेश्चन के में एमसीक्यू में ऑप्शन होते हैं उनको आराम से हम हटा सकते। जब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं क्या होगा? सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो समावेशी हो गया। तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शित करना मतलब दर्शाता है? पृथक्करण, कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। विशेष शिक्षा नहीं, विशेष शिक्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें एक जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। विशेष शिक्षा में सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ और इसमें स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एचआई के बच्चा है तो सारे जो स्कूल में बच्चे होंगे वो किसके होंगे? एचआई के होंगे, तो इसलिए इसका नाम है विशेष शिक्षा। तो सिर्फ उसी एक कैटेगरी के ही बच्चे उसमें उपस्थित होंगे। लेवल भले ही अलग हो, उनका स्तर अलग हो, आवश्यकताएं अलग हो, लेकिन कैटेगरी इनकी एक होती है। ठीक है, तो समावेशी दृष्टिकोण का यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक अनुभव से सीखने का अवसर देता है, वास्तविक, तो यह क्या होगा? बताओ क्या होगा? गतिविधि नहीं, अभ्यास नहीं, व्याख्यान नहीं, अनुभव का होगा दृष्टिकोण। एक शिक्षक एचआई बच्चे को आगे बिठाकर विजुअल सामग्री से पढ़ाता है। ये किसका उदाहरण है? समावेशी का। ठीक, दंड वंड इसमें नहीं आएगा। अगला डिस्क्रिप्टिव, शिक्षण तकनीक, टेक्नोलॉजी जैसे प्रदर्शन, प्रश्न उत्तर, कहानी और अभ्यास तकनीक की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी शिक्षण की तो दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में इसकी महत्व बताइए। बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए पूछ रहा है और उसकी महत्वता पूछ रहा है। शिक्षण तकनीक की कक्षा में पढ़ाने के विशेष तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से, विशेष तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रदर्शन तकनीक में शिक्षक करके दिखाता है जिससे बच्चे को स्पष्ट समझ मिलती है। प्रश्न उत्तर तकनीक बच्चों की सोच को बढ़ाती है। क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को
नॉर्मल क्लास में भी बच्चे से प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि देखा तो जाए कि वो कितना पढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा को पढ़ाई हुई सामग्री समझ में आई कि नहीं आई, है ना, और बच्चा एक्टिव हो जाए। तो इससे हम जो टीचर है उसको भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर करते हैं तो क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सोच बढ़ती है। कहानी तकनीक से विषय आसान और रोचक बनता है। कहानी से क्या बनता है? रोचक। छोटे बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कहानी, क्यों राइमिंग्स पढ़ाते हैं? ताकि आसानी से बच्चे को रोचक बना सके उस सामग्री को, ठीक है। अभ्यास तकनीक से बच्चों की कौशल क्षमता मजबूत होती है, जो एसएलडी बच्चों की बहुत उपयोगी है, ठीक है। आगे देखते हैं। दृश्य तकनीक एचआई बच्चों के लिए और सरल उदाहरण आईडी बच्चों के लिए। दृश्य तकनीक जो है एचआई बच्चों के लिए होते हैं, है ना, दृश्य से करते हैं, विजुअल करते हैं, और आईडी बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं सरल उदाहरण। इन तकनीकों से सभी बच्चों को सीखना बेहतर होता है। क्वेश्चन एमसीक्यू। यदि शिक्षक पहले प्रयोग करके दिखाता है और फिर बच्चों से करवाता है तो यह किस तकनीक का उदाहरण होगा? क्या होगा? प्रश्न उत्तर। क्योंकि देख पहले क्या कर रहा है? दिखा रहा है, प्रयोग करके दिखाता है, ठीक है। बच्चा टीचर क्या करता है? प्रयोग करके दिखा रहा है, फिर बच्चों से करवाता है। प्रदर्शन तकनीक होगी, कहानी कहानी का होगा, ये नहीं होगा, आपका प्रदर्शन होगा। बच्चों की सोच भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? सोच बढ़ाने के लिए व्याख्यान नहीं होती, कहानी नहीं होती, अभ्यास नहीं होता, प्रश्न उत्तर तकनीक है। यदि शिक्षक कहानी के माध्यम से पढ़ाता है तो यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कहानी से पढ़ा रहा है तो प्रदर्शन ये सब नहीं होगा, कहानी तकनीक। बार बार अभ्यास करवाना किस तकनीक का हिस्सा होता है? अभ्यास करवाना। प्रदर्शन नहीं कर रहा, कहानी, प्रश्न, अभ्यास करवाना। आगे। एचआई बच्चों के लिए कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी है? केवल मौखिक, केवल लिखित, दंड या दृश्य? क्योंकि बच्चों को दिखा के ही पढ़ाया जा सकता है, सुनते नहीं है ना, उनको सुनाई में प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी सहपाठी सहायता अधिगम तथा सहयोगात्मक अधिगम की भूमिका स्पष्ट कीजिए और बताइए कि ये समावेशी कक्षा में दिव्यांग बच्चों को कैसे बेहतर बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी, पीयर मेडिटेट और कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक। इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? उत्तर है इसका, प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखने को आसान और रोचक बनाता है, ठीक है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे हियरिंग एड, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होते हैं? हियरिंग एड, स्क्रीन रीडर आदि दिव्यांग बच्चों की मदद करते हैं। पीयर मेडिएटेड लर्निंग में बच्चे एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, जिससे आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बढ़ता है। पीयर क्या होता है? ग्रुप में सहपाठियों के द्वारा साथ में पढ़ते हैं अगर, तो बच्चों को क्या मिलता है? आत्मविश्वास मिलता है, आसानी से सीखते हैं, ठीक है। पीयर का मतलब तो समझ गए होंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे समूह में काम करते हैं, जिससे सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। इन सभी तरीकों से दिव्यांग बच्चों को कक्षा में सक्रिय भागीदारी और बेहतर सीखने का अवसर मिलता है। इसमें है ना, इस वाली डिस्क्रिप्टिव में और एमसीक्यूज में आपके सिलेबस से संबंधित ही सारे क्वेश्चंस है, ठीक। यदि कोई उपकरण, एमसीक्यू शुरू हो गए हैं, दिव्यांग बच्चे को पढ़ने और सुनने में मदद करता है तो वह क्या कहलाता है? बताएं। सामान्य उपकरण नहीं होगा, खेल का नहीं होगा, मूल्यांकन, तो सहायक तकनीक। जब एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ने में मदद करता है तो यह क्या है? प्रतियोगी है? नहीं। व्यक्तिगत शिक्षण है? नहीं। अनुशासन है? नहीं। पीयर है ना, तो पीयर ग्रुपिंग से पढ़ाया जाता है। देखो ये जो अगर उत्तर लिखा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम तो देख देख के आंसर दे रही है।
आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, मुझे आता है, लेकिन ये तो अपनी टेक्निकल टीम है उसको दिया तो वो ऐसा उन्होंने ऐसे ही करके दे दिया। तो ये नहीं है कि मैं इसे देख के बोल रही हूँ, अगर देख के बोल रही हूँ तो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। कभी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं बोलने के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, गूगल पे चीजें हैं, आपके बहुत फेवरेट चैट जीपीटी है, तो उनसे अगर पढ़ना है, अगर उसमें तो सब कुछ लिखा है, लेकिन वहां पर क्या आपको गुरु मिलता है? नहीं मिलता है। समझाने वाला मिलता है क्या? आपके पास भंडार पड़े हैं गूगल पे, एनआईओएस पे, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज के नोट्स पड़े हैं, लेकिन आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपके पास खुद के पास खूब नोट्स पड़े हैं, लेकिन सीखना, खुद से पढ़ना और रट्टा मारना अलग है। अगर यहाँ पर समझाया जा रहा है तो उसको आराम से सीखो, समझो, गुरुओं की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि उत्तर लिखा जा रहा है और आपको आ रहा है, तो ऐसे तो पुस्तकें भी पढ़ी है, आप क्यों क्लास लेने आते हो, ठीक है। तो ध्यान रखो इन चीजों। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या प्रमुख होता है? अकेले काम करना नहीं, दंड ऐसा कुछ नहीं, प्रतियोगिता, समूह कार्य। इनके तो आंसर ही इतने इजी है, तो इनको तो क्या ही उत्तर को देखोगे आप। यदि ऑटिज्म वाला बच्चा, ऑटिज्म का बच्चा है, समूह में काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑटिज्म का बच्चा सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता है, किंतु यहाँ कर रहा है। तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो इसका क्या लाभ होगा? अकेलापन बढ़ेगा? नहीं, अच्छी बात है, वो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भाई, तो पढ़ाई कम होती है? नहीं, सामाजिक कौशल बढ़ेंगे। अब इन क्वेश्चन के लिए उत्तर ये देखने थोड़ी ना जरूरी है, कभी अब मैं ध्यान अब दिया कि अच्छा नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई तकनीक, तो पढ़ाई करना किसका उदाहरण है? ऑनलाइन तकनीक जो आप यूज कर रहे हैं, पारंपरिक शिक्षण है? ऐसा नहीं है, दंड है। आपको दंड लग रहा है क्या हमारे साथ पढ़ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, चलो इसी का आंसर बता दो, आपको दंड लग रहा है क्या? या फिर अभ्यास? किसका है ये? प्रौद्योगिकी का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग। क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया है। शैक्षिक, चिकित्सकीय तथा थेरेपी आधारित थेरेप्यूटिक हस्तक्षेपों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इनकी हमें क्या करनी है? रोल बताने, महत्व बताइए कि ये दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास में कैसे सहायक होते हैं। दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार के हस्तक्षेप जरूरी होते हैं। शैक्षिक हस्तक्षेप में बच्चे की जरूरत के अनुसार पढ़ाया जाता है, जैसे आईईपी बनाना और आसान तरीके से समझाना। चिकित्सकीय हस्तक्षेप में अलग अलग बोल दिया, एजुकेशनल का बता दिया, इंटरवेंशन है। क्या चीज है ये? टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन किस? शैक्षिक है, एजुकेशनल, मेडिकल इंटरवेंशन, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, तो बहुत क्षेत्रों में इंटरवेंशन होते हैं। तो उनकी इंटरवेंशन की भूमिका, उनकी महत्वता पूछी है। तो इंटरवेंशन कैसे सहायक है? जैसे शैक्षिक का पूछा है तो शैक्षिक का दे रहे हो, ठीक। चिकित्सा का बोल रहे हो तो चिकित्सा का दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। चिकित्सकीय हस्तक्षेप में डॉक्टर द्वारा बीमारी की पहचान, दवा और जरूरत होने पर उपकरण दिए जाते हैं। समझ में आई क्वेश्चन? आगे देखें, थेरेपी आधारित हस्तक्षेप में क्या दी जाएगी? थेरेपी में, थेरेपी इंटरवेंशन में बच्चे को थेरेपी दी जाएगी। शैक्षिक इंटरवेंशन में, शैक्षिक हस्तक्षेपण में शिक्षा से संबंधित दी जाएगी, में चिकित्सकीय नहीं दी जाएगी। और चिकित्सा में चिकित्सा से संबंधित जो डॉक्टरी होती, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, थेरेपीज में दी जाती है, ठीक है। और थेरेपी आधारित हस्तक्षेपण में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल ओटीपीटी जो दी जाती है आईडी के बच्चों के माध्यम से बच्चे की भाषा, शरीर और दैनिक जीवन कौशल डेवलप किए जाते हैं। इन तीनों हस्तक्षेपों से बच्चे का शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास अच्छा होता है।
क्वेश्चन आ गए हैं, यदि किसी बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग शिक्षा योजना बनाई जाती है तो यह किसका उदाहरण है? अलग से योजना बनाई जा रही है, व्यक्तिगत रूप से बनाई जा रही है, तो आईईपी होगा, ये नहीं होंगे। ठीक है। डॉक्टर द्वारा दिव्यांगता की पहचान और उपचार किस हस्तक्षेप में आता है? डॉक्टर के द्वारा। तो कौन सा हस्तक्षेप आएगा, कौन सा टाइप होगा? शैक्षिक होगा? शैक्षिक नहीं होगा, वो तो शैक्षिक से संबंधित होगा। चिकित्सकीय होगा, समाज होगा या व्यवसायिक होगा? ये चिकित्सकीय होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी दवा देना नहीं, पढ़ाना नहीं, अनुशासन नहीं, दैनिक कार्य सिखाना। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको थेरेपी देते हैं ताकि वो अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं करने में सहज हो सके, सरल हो सके उनके लिए ऐसा वातावरण, और उनकी जो गतिविधियां थेरेपीज दी जाती हैं वो इसमें आती है, ताकि आईडी के बच्चे को ये ज़्यादा दी जाती है क्योंकि बच्चे क्या है, उनको इतनी चीज़ों को समझने में, करने में समस्या होती है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसको दी जाती है? आईडी के बच्चे को दी जाती है, दैनिक कार्य सिखाने के लिए। ठीक है। तो जिनको भी, और जैसे एलडी के बच्चों को भी दी जाती है, लोकोमोटर वाले, तो ये चीज़ें जो दैनिक क्रिया कर सकते हैं उस कार्य को करने में, दैनिक क्रिया, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपीज दी जाती है। एचआई बच्चे को हियरिंग एड देना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? हियरिंग एड दे रहे हो ना आप, तो किसके द्वारा दे रहे हो? सहायता दे रहे हो, चिकित्सकीय में दे रहे हो आप। ठीक है। फिर अब आ गया डिस्क्रिप्टिव। व्यवहारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, पारिवारिक तथा प्रौद्योगिकी आधारित टेक्नोलॉजिकल हस्तक्षेपों का वर्णन कीजिए। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन ही है, और स्पष्ट कीजिए कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक होंगे। ये इंटरवेंशन कैसे खुद से सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे। दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के हस्तक्षेप उपयोगी होते हैं। सही बात है। व्यवहारिक हस्तक्षेप में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है और गलत व्यवहार को सुधारा जाता है। ठीक है। सामाजिक हस्तक्षेप में बच्चों को दूसरों से बातचीत करना, समूहों में काम करना सिखाया जाता है। व्यवसायिक हस्तक्षेपन में क्या करवाया जाता है? बच्चों को भविष्य के काम के लिए कौशल सिखाए जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय है तो बच्चों को जीवन यापन करने के लिए, आर्थिक विकास सुदृढ़ करने के लिए क्या है, ये हस्तक्षेप किसका? व्यवसाय का हस्तक्षेप दिया जाता है। और सामाजिक हस्तक्षेप दूसरों से मेल जोल बढ़ाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ अच्छे से रहने के लिए, बिहेवियर सीखने के लिए चीज़ें होती हैं। पारिवारिक हस्तक्षेप में परिवार का हस्तक्षेप है तो पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, माता पिता को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे घर और बच्चे की मदद कर सके। ठीक है। टीचर्स जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसको देते हैं ट्रेनिंग? परिवार के सदस्यों को। प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में क्या आएगा? असिस्टिव डिवाइसेस और एप्स का उपयोग करके सीखने को आसान बनाया जाता है। ठीक है। ये जो हस्तक्षेप है, टेक्नोलॉजीज को, डिवाइसेस को कैसे यूज करना है ये सिखाया जाता है, और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता है, आजकल इंटरेस्टेड है ये। इन सभी से बच्चा आत्मनिर्भर बनता है और समाज में अच्छे से रह पाता है, इन सभी इंटरवेंशन से। अब इनके हम क्या पूछेंगे? एमसीक्यू। यदि अच्छे व्यवहार पर बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो यह किसका उदाहरण है? अच्छे व्यवहार पर दिया ना, तो व्यवहारिक हस्तक्षेप का कि कैसे बच्चे को व्यवहार, बिहेव सिखाया जाता है। बच्चों को समूह में काम करना, दूसरों से संवाद करना सिखाना किसका भाग है? काम करना सिखाना और दूसरों से बात करना, समाज के लोगों से बात करना सिखाना किस पे आधारित है? यह सामाजिक हस्तक्षेपण। यदि बच्चे को भविष्य के रोजगार के लिए, रोजगार आ गया तो किसका होगा? व्यवसाय का होगा। ठीक है।
माता पिता को, तो किसका आ गया, परिवार से आ गया। AAC डिवाइस ये क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। लर्निंग एप्स, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि AAC क्या है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण करने में ये सहायक होते हैं AAC। लर्निंग एप्स का उपयोग किस हस्तक्षेप में आता है, सामाजिक में आता है, व्यवहारिक में, व्यवसायिक में, ये आता है AAC डिवाइसेस हैं, तो टेक्नोलॉजी में आएंगे। ठीक है, आपके आज के क्वेश्चंस रैपिड फायर ज़्यादा जल्दी करवा दिए गए हैं, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि रैपिड फायर रिवीजन है, ये रिवीजन है, ज़्यादा एक्सप्लेन आपको क्लासेस में करवा दिया गया है, और इसमें मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव आपको समझाया, और जो मेरी क्लासेस से रिलेट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको किसी प्रकार की आएगी नहीं समस्या, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, छोटी सी कोशिश की है जो आपको सही लगती होगी। ठीक है, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा की। सब लोग अपने अपने सेंटर्स देख लीजिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अपने जो एडमिट कार्ड है उसको निकाल लीजिए और जाइए, पहले पहुँचिए, समय पर पहुँचिए, और ठंडे और आराम से पढ़िए। अभी आपके पास 2 दिन समय शेष हैं, क्योंकि आज का दिन गया ही, और जिनका 28 को है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और कामना है कि आप अच्छे से पेपर को डील कर सकेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।